गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 10 हेमयोग की वापसी, जो कि एक विज्ञान से संबंधित कथा है, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेमयोग है क्या। हिम का मतलब होता है बर्फ और युग यानी कि बर्फ का समय। हेमयोग की वापसी हर जगह जो है जलवायु परिवर्तन के कारण, जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में परिवर्तन दिनों दिन हो रहे हैं। जैसे आपने देखा कभी आजकल के समय जो है किसी भी वक्त बारिश हो जाती है ना, वर्षा हो जाती है, जबकि वर्षा के मौसम में उतनी वर्षा नहीं होती जितनी कि अन्य मौसम में हो जाती है। तो ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हमारे प्रकृति पर एक गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक हमारे ही क्या है कार्यों के कारण जो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं अपने कार्यों द्वारा, अपने स्वार्थ के लिए, और उन कार्यों द्वारा जो प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, उस नुकसान के कारण यह जलवायु परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में जैसे आप कह सकते हैं धुआं होता है, धुएं के कण जब हवा में मिल जाते हैं, अनेक जगहों से चिमनियों में ऊंचे ऊंचे चिमनियों से जो धुआं निकलता है, वो जो धुआं जब धुआं जो है हवा के कणों में परिवर्तित हो जाता है, हवा के कणों में जब वो मिल जाता है तो पूर्णतः दूषित हो जाता है। और जब कभी वो कई लोगों के बीच में जब हम होते हैं, जब उस हवा का प्रवेश जो है ऐसे साफ सुथरे वातावरण में होता है, तो वहाँ पे लोग उससे पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कि हमने अभी काफी समय से हम दिल्ली में एक परिस्थिति देखते आ रहे हैं कि जब भी अधिकतर वहाँ नवंबर या अक्टूबर के महीने में, जबकि उस समय न ठंड पड़ती है और ना ही इतनी गर्मी, उस समय वहाँ का वातावरण बिल्कुल एकदम जैसे कह सकते हैं कोहरे की तरह छाया रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रदूषण है उसके कारण वहाँ का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है, और इस बदले हुए वातावरण के कारण वहाँ पर जो है संपूर्ण जगह जो है बिल्कुल धुआं सा रहता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। वहाँ पे सब लोग उस चीज़ से ग्रसित होते हैं, उन दिनों उस चीज़ को वो फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को वो झेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है हेमयोग की वापसी। एक समय वापस ऐसा आ गया, शायद कुछ वर्षों पहले यह युग था, लेकिन अभी काफी समय के बाद यही हेमयोग की वापसी, जो बर्फ गिरने की वापसी हुई है, उसके बारे में बताया गया है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर वर्षा तो अधिक होती है, लेकिन ना वहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है और ना ही गर्मी। लेकिन इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि मुंबई जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण मुंबई जैसे शहर में भी बर्फ पड़ सकती है। वहाँ पर भी बर्फ जब गिरने के बाद, अधिकतर बर्फ के गिरने के बाद वहाँ पर भी बर्फ जम सकती है। तो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन ऐसी एक परिस्थिति है जिसके कारण जो है कुछ भी असंभव चीजें हो जाती है। जैसे प्रदूषण के कारण आपने देखा होगा महासागरों में जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर पिघल करके क्या है पानी का रूप ले रहे। जैसे आपको पता है कि अलग अलग पानी के जो अलग अलग रूप होते हैं, वाष्प होता है, गैस होती है, उसका ठोस कह सकते हैं ठोस रूप होता है, जैसे कि बर्फ, उसका द्रव्य रूप तो आपको पता ही है कि पानी स्वयं एक द्रव्य रूप है। गैस होती है जो पानी का दूसरा एक कहते हैं गैस के एक रूप में होता है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर अर्थात बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो कि सागर में होते हैं, वो सब पिघलने के बाद जो है जो सागर का पानी का स्तर है वो काफी धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है, और यह काफी खतरनाक, भविष्य में कभी भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और इन्हीं जलवायु परिवर्तन के कारण आप जानते हैं ज्वालामुखी का फटना, और उन ज्वालामुखी के से निकले हुए लावों के द्वारा जो है वातावरण का प्रदूषित होना, और फिर उस प्रदूषित वातावरण के कारण
सभी मनुष्यों को अलग अलग तरह की बीमारियां होना और उसके कारण सबसे ज़्यादा प्रकृति पर उसका असर पड़ना कि एक सही मौसम में जो एक सही ऋतु आती है, वो सही ऋतु गर्मी के दिनों में कभी कम गर्मी और कभी गर्मी के दिनों में कभी अत्यधिक वर्षा, कभी जाड़े के दिनों में अत्यधिक वर्षा। किसी वर्ष जिस प्रकार जाड़ा पड़ना चाहिए उस प्रकार जाड़ा नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जाड़े में बहुत अधिक कोहरे का समय होता है उस वक्त कोहरा नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि असमानता, जलवायु परिवर्तन में भी असमानता हो जाती है और यह असमानता हमारे कह सकते हैं वातावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आइए हम इस कहानी के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कितनी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ: फौरन, तुरंत, परिणति, परिणाम, बेमेल, बिना मेल का, यकीन, विश्वास, गपशप, निरंतर की बातचीत। तो सबसे पहले इस जलवायु परिवर्तन का परिणाम क्या क्या हो सकता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का परिणाम है समुद्र का जलस्तर बढ़ना। किस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लेशियर है, बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े जो समुद्र में जो ठंडे जो जगह है, जो ठंडे प्रदेश है जहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन ग्लेशियर का पिघलना, बर्फ का पिघलना, और बर्फ के पिघलने से जहाँ आपको पता है कि बर्फ जब पिघलता है तो वापस वो अपने जो है द्रव अवस्था में अर्थात पानी की अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, तो उस पानी की अवस्था में जब बड़े बड़े ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो उससे क्या होगा, समुद्र का जो जल का स्तर है वो काफी ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद उन्हीं जलवायु परिवर्तन के कारण तूफान का आना, ठीक है, जो बड़े बड़े भयानक रूप ले लेते हैं, वो जो तूफान, आंधी तूफान का आना, समुद्री तूफान का आना, वो बड़े बड़े भयानक वो रूप ले लेते हैं। फिर उससे होता है बाढ़, असामयिक जो कह सकते हैं, जो असामयिक वर्षा होती है और किसी किसी जगह पर बहुत अत्यधिक मात्रा में, कहीं तो सूखा है ना, और कहीं तो बहुत अत्यधिक वर्षा, जहाँ वर्षा की उतनी जरूरत नहीं, लेकिन वहाँ पे जरूरत से अत्यधिक जब वर्षा हो जाती है तो वहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, अब जैसे राजस्थान जैसे जगह में जहाँ पर अधिकतर बालू पाया जाता है, अगर वहाँ वर्षा इतनी अधिक होगी तो शायद बालू उस पानी को सोख ले, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, जो समतल जो इलाके हैं, जहाँ पर आसपास में नदियां हैं, कई प्रकार की नदियां, और वहाँ पर अगर मात्रा से एक कह सकते एक सीमा से जब अत्यधिक वर्षा होगी तो वो सीमा क्रॉस कर जाती है और सीमा लांघ जाती है। जैसे आप जानते हैं कि पानी का स्तर, जब वर्षा का स्तर अत्यधिक बनता है तो जो अलग अलग जगहों पर बांध बने होते हैं जो पानी को स्टोर करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, पानी की अत्यधिक मात्रा के कारण मजबूरीवश उन बांधों को खोला जाता है। जब पानी अत्यधिक हो जाएगा, जब वो अपनी सीमा को लांघने वाला हो जाता है, तब मजबूरीवश जो है सरकार को जो है उन बांधों को खोलना पड़ता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होता है। और जब वो बांध का पानी खुलता है तो शहर में जो गांव है, आसपास जितने भी जगह है, वो पूरे तीव्र धार के साथ वो गांव में घुसता है या जगह में शहर में घुसता है, जिसके कारण बाढ़ की जो है कह सकते हैं स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद इसका परिणाम हो सकता है सूखा। जब अत्यधिक समय तक किसी एक प्रदेश में या जगह पर वर्षा न हो रही हो और वहाँ पर जो है कह सकते हैं तापमान अत्यधिक बढ़ता ही जा रहा हो, गर्मी की स्थिति हो, उष्णता अधिक हो, तो ऐसे में सूखे की स्थिति पैदा होती है। सूखे की स्थिति जैसे जहाँ पर पानी की विशेषता कमी होती है, विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि पानी की अत्यधिक कमी होती है, जिसके कारण कई प्रदेशों में सूखा घोषित कर दिया जाता है, जहाँ पर ना अनाज उगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ की जमीनें जो भूमि होती है वो बिल्कुल फटने लगती है। ऐसी स्थिति जो है सूखा की स्थिति हो जाती है। फिर होता है पेयजल की कमी, क्योंकि पेयजल जो जमीन से हमें अंदर से जो हमें मिलता है
बहुत अत्यधिक गर्मी के कारण जो है जल का स्तर, जो भूमिगत जल है, भूमिगत अर्थात भूमि के अंदर जो जल है उसका स्तर जो है नीचे गिरता जाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कहीं कहीं पे आप हैंडपंप में पानी लेने जाते होंगे, उस हैंडपंप में पानी नहीं आता। गर्मी के दिनों में उस हैंडपंप में पानी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जल का स्तर है काफी अत्यधिक उष्णता के कारण, यानी बहुत अत्यधिक गर्मी के कारण वहां जो जल का स्तर है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, और जिसके कारण जो साधारणतः जो मौसम में, बरसात के मौसम में या जाड़े के मौसम में जो हमें पानी मिलता है वो गर्मियों में हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बरसात में क्या हो जाता है, जब बहुत अत्यधिक बारिश होती है तो भूमि जो है उस बारिश के पानी को सोखती है। सोखने के कारण क्या होता है, भूमि में जो है वो जल जो है संरक्षित होता है, वो इकट्ठा होता है, और वो सोखने के कारण वो इकट्ठा होता है, जिससे जल का स्तर, जो भूमिगत जल का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जलवायु परिवर्तन के जो है ये सारे परिणाम हैं जो कि एक मनुष्य के जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं यदि मनुष्य ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं दिया, और अपने जो है स्वार्थ के कारण जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा है अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य हमें इन सारी परिस्थितियों को झेलना पड़ सकता है, जो मनुष्य की मौत का कारण भी बन सकती है। तो आइए हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जैसे विज्ञान के नित्य नूतन अनुसंधानों से हमेशा विज्ञान में क्या अनेक अनुसंधान होते रहते हैं, वैज्ञानिक जो अलग अलग अनुसंधान खोज करते रहते हैं, उससे हमें अनेक आश्चर्यजनक तथ्यों का पता चलता है। जो चीज़ें नहीं हो सकती या जो चीज़ें हम नहीं सोच पाते उन सारे तथ्यों का हमें पता चलता है जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में समझाना कठिन होता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम हिमयुग की वापसी नामक कथा को हम किस प्रकार की हिमयुग की वापसी हो गई है और मुंबई जैसे शहर में बर्फ पड़ सकती है, इस बात को बड़े ही अच्छे ढंग से इस पाठ में समझाया गया है कि किस प्रकार जो है तापमान ऊपर से नीचे किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी गिर सकता है, इसके बारे में इस पाठ में समझाया गया है। तो आइए हम अपने पाठ को पढ़ते हैं और बाकी आगे हम इस पाठ को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। पापा पापा जल्दी उठो, देखो बाहर कितनी सारी बर्फ है, कितना अच्छा लग रहा है। राजीव साहब की सुबह की गहरी नींद बच्चों के शोरगुल से उचट गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि शोरगुल किस बात पर हो रहा। कविता और प्रमोद इतने उत्तेजित क्यों हैं। तो दो बच्चे हैं जो कि अपने पिता राजीव शाह को वो सुबह के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। क्या हम नीचे जाकर बर्फ में खेल सकते हैं? कविता ने पूछा। बर्फ यहाँ मुंबई में? यह कैसे मुमकिन है? राजीव की नींद फौरन गायब हो गई। तो वो मुंबई में जो है बर्फ गिरी है और इस बात पर राजीव को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि सच्चाई है जिस प्रकार मुंबई का जो मौसम है वहाँ पर बर्फ़ गिरने की संभावना तो कभी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए इनकी नींद जो है ये सुनकर ही गायब हो जाती है। वह लपक कर खिड़की के पास पहुँचा और बाहर झाँका। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वाकई बाहर बर्फबारी हुई थी। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि मुंबई जैसे शहर में बर्फबारी हो सकती है, परंतु वहाँ पर बर्फ गिरी और जिसके कारण उन्हें अपनी आंखों पर, जब उन्होंने देखा भी तो भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वाकई बाहर बर्फबारी हुई थी। दूर दूर तक घरों के बीच में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और तभी उसे महसूस हुआ कि कितनी अधिक ठंड पड़ रही है, जो कि मुंबई में कभी इतनी ठंड नहीं पड़ती और वहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही थी। बच्चों ने तो दो स्वेटर तक चढ़ा लिए थे। गर्म कपड़ों के नाम पर उनके पास वही स्वेटर थे, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, इसलिए इनके पास कम ही कपड़े थे, गर्म कपड़े कम थे। वैसे भी मुंबई में गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती किसे है। ये स्वेटर भी उन्होंने पिछले साल ऊटी में खरीदे थे और तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुंबई में उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुंबई शहर में स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर ठंड नहीं पड़ती। नहीं, नीचे मत जाओ, ठंड से सिहरते हुए राजीव बोला और फिर अपने चारों ओर शॉल लपेटते हुए उसने भी हथियार डाल दिए। हथियार डाल दिए कहने का मतलब उसने भी ठंड से अपने आप को मजबूर समझा, कि मतलब हथियार डाल दिए, ठंड के आगे वो भी जो है झुक गया। हम छत पर चलेंगे, लेकिन पहले जूते मोजे पहन लो। प्रमोद और कविता दौड़कर पहले ही छत पर पहुंच गए। राजीव ने भी एक मोटा शॉल निकाल लिया। उसकी दिली इच्छा हो रही थी कि उसके पास भी कोई हीटर होता, यहाँ तक कि कोयले वाले अंगीठी से भी काम चल जाता है। तो ठंड, मुंबई जैसे शहर में
ठंड इतनी अधिक बढ़ गई कि वहाँ पर जो है उसने मोटा शॉल निकाल दिया। अब वो ये सोच रहा है कि काश उसके पास भी जो है कोई हीटर होता जिसके कारण वो अपने स्वयं को जो है गर्म महसूस कर सकता था, या कोयले वाली अंगीठी से भी काम चल जाता। पिछले एक हफ्ते से जलवायु में जो बदलाव आ रहे थे उसकी परिणति थी यह बर्फ। ये थी उसी का जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा था उसके कारण यह बर्फ या उसका परिणाम ही था। परिणति मतलब परिणाम ही था यह बर्फ। आमतौर पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर ही मुंबई वाले शोर मचाने लगते हैं कि ठंड पड़ी, क्योंकि मुंबई वालों को ठंड की इतनी आदत थी। तो वहाँ पर अगर थोड़ा भी तापमान गिरता है तो वहाँ मुंबई वालों को ठंड लगने लगती। कल दिन का तापमान मुश्किल से 5 डिग्री पहुँचा था और रात में 0 डिग्री हो गया, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बर्फ़ भी पड़ने लगेगी। इस बर्फबारी ने मौसम में अच्छे पंडितों के मुंह बंद कर दिए थे, जिन्होंने वहाँ के बारे में जो है अपनी कह सकते हैं जो भविष्यवाणी की थी, अच्छे पंडितों के मुंह बंद कर दिए थे। जल्दी आओ पापा, छत की ऊपरी सीढ़ी से प्रमोद चिल्लाया। अपार्टमेंट के सबसे ऊंची मंजिल पर बने इस फ्लैट के मालिक होने के नाते छत पर भी उन्हीं का अधिकार था। मुंबई जैसे शहर में यह बड़े शान की बात थी। मैं आ रहा हूँ, पर अपना ध्यान रखो, बर्फ फिसलन भरी भी हो सकती है। तो उनके पिता को ये लोग जल्दी बुलाते हैं कि आप जल्दी ऊपर आइए। तो ये अपार्टमेंट जिस जगह ये रहते थे, सबसे ऊंची मंजिल पर बने इस फ्लैट के मालिक होने के नाते छत पर भी जो है उन्हीं का अधिकार था। और मुंबई जैसे शहर में इतने फ्लैट का मालिक होना बहुत बड़ी बात है। तो ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, बर्फ़ जो है फिसलन हो सकती है, बर्फ़ फिसलने वाली भी हो सकती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राजीव ने बच्चों को सावधान किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि छत पर कितनी ठंड होगी। छत पर पहुंचते ही आसपास का नज़ारा देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल गया। उसे लगा कि गर्म और आर्द्र जलवायु के शहर मुंबई की बजाय वह क्रिसमस कार्ड पर छपे किसी यूरोपीय शहर की तस्वीर देख रहा हो। तो वह सब कुछ जो है वहाँ जब वो छत पे पहुँचा तो वो सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि गर्म और आर्द्र जलवायु मतलब जो नमी वाले जो जलवायु है, गर्म और आर्द्र जो जलवायु है उसके स्तर पर वो सोच रहा था कि अभी तक वो वहाँ पर ही है। ठीक है, तो वहाँ पे देख कर के वो जो नज़ारा देखता, उसे नज़ारे को देखकर वो अपनी चिंता जो है भूल गया। उसे लगा कि गर्म और आर्द्र जलवायु के शहर मुंबई की बजाय, तो वो उसे अब ये मुंबई का जो अभी वर्तमान परिस्थिति जो वहाँ पे थी उसे देखकर उसे यह लगा कि ऐसे जो गर्म प्रदेश है, जो मुंबई जो है जहाँ पे गर्मी पड़ती है, आर्द्र जलवायु होती है, वो उसे ये लगा कि वो उसे मुंबई को देखने की बजाय वो जो है क्रिसमस कार्ड पर छपे किसी यूरोपीय शहर की तस्वीर, क्रिसमस कार्ड पर अधिकतर जो है यूरोपीय शहर की तस्वीर जहाँ पे पूरी बर्फबारी होती है और उस बर्फ पे जो है एक सेंटा क्लॉज चलता हुआ दिखता है, तो उसी प्रकार उसे वही जो है कल्पना आ रही थी। हिंदू कॉलोनी की कुंज गलियों में लगे पेड़ पर सफ़ेद चादर बिछी थी, लेकिन फुटपाथों और सड़कों पर यातायात के कारण काले सफ़ेद का बेमेल संगम हो रहा था। यातायात के कारण काले सफ़ेद का अर्थात कहने का मतलब बर्फ जो सफ़ेद है और लोग उस पर जो चल रहे थे तो उससे गंदगी हो रही थी, तो वो काले सफ़ेद का बेमेल संगम हो रहा था। दादर के पार जाती रेलवे लाइन भी सुनसान पड़ी थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मध्य रेलवे वालों ने भी अपना तामझाम समेट लिया होगा कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन्होंने इस स्थिति को देख करके गाड़ियों को भी रोक दिया होगा। उन्हें किसी बड़े बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजीव बड़बड़ाया। मुझे हैरानी है कि पश्चिम रेलवे वाले क्या कह रहे होंगे। जवाब के तौर पर तभी उसे माहिम की ओर जाती पटरी पर एक लोकल ट्रेन दिखाई दी। तो वहाँ पे वो ये सोच रहा था कि पश्चिम जो है रेलवे वाले क्या कह रहे होंगे, लेकिन उसे जो है वहाँ पर तब तक जो है एक लोकल ट्रेन जो है पटरी पर जाती दिखाई दी। राजीव की कल्पनाएं 5 साल पीछे की उड़ान भर रही थी। तब उसने एक शर्त लगाई। अब उसे अपनी शर्त याद आई। उस वक्त तो शर्त लगाना बहुत आसान लग रहा था कि क्या मुंबई में बर्फ पड़ेगी। उसका दावा था कभी नहीं, यानी राजीव ने जो है शर्त लगाई थी कि मुंबई में कभी बर्फ नहीं पड़ सकती। लेकिन बसंत ने बड़े यकीन के साथ कहा था अगले 10 वर्षों के भीतर मुंबई में बर्फ पड़ेगी। तो ये इन्होंने 5 साल पहले शर्त लगाई थी कि 10 वर्ष के अंदर जो है मुंबई में बर्फ पड़ेगी, लेकिन ऐसा केवल 5 वर्षों के भीतर ही हो गया। वॉशिंगटन में भारतीय राजदूत द्वारा की गई दावत में पहली बार वह बसंत से मिला था। राजीव जो है बसंत से मिला था, जो वॉशिंगटन में भारतीय राजदूत द्वारा दी गई जो दावत थी। बसंत यानी प्रोफेसर बसंत चिटनिस।
जो उस दौरान अमेरिका में जगह जगह पर व्याख्यान दे रहे थे। कहने का मतलब वो अपने वार्तालाप को जो है संबोधित कर रहे थे। राजदूत ने उस दावत में डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया था। कुछ पत्रकार भी थे जिनमें राजीव भी एक था। विज्ञान और राजनीति पर गपशप का दौर जारी था। तो ये जो है पत्रकार को यहाँ पर बुलावा मिला था, जहाँ पे भारतीय राजदूत द्वारा दी गई दावत थी, जहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े देशों से जो है बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया था, पत्रकार भी थे, और यहाँ पर जो है विज्ञान और राजनीति के बारे में चर्चाएं चल रही थी। लेकिन बसंत चुपचाप बैठा था। ऐसी दावतों और गपशप में वो शायद ही कभी शामिल होता हो।